वह उच्छृंखलता को बढ़ावा देते हैं, वह अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, वह स्मगलिंग को बढ़ावा। जनगणना का इकलौता उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बिहार में जातीय विद्वेष पैदा करना था। तो वो दो मुहा सांप हैं जो एक तरफ से डसते हैं और दूसरे तरफ से अमृत बांटने का झूठा ढिढोरा। समझता हूं कि एक पागल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। बिहार की नीतीश कुमार की आत्मचेतना मर चुकी है और वो एल्जाइमर के पेशेंट हो गए हैं, इतना हिपोक्रेट हो गए हैं कि बिहार को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं नीतीश, आप देख रहे हैं लोक ताकत। तो अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज जिला में। गोपालगंज जिला में मेरे साथ राकेश जी अधिवक्ता मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करने वाले हैं। कल विधानसभा में जिस तरह मुख्यमंत्री जी ने आरक्षण 15% बढ़ाने का ऐलान किया है, उन सारी मुद्दों पे मेरे साथ राकेश जी अधिवक्ता हैं, इनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जो आरक्षण का मुख्यमंत्री जी ने कल ऐलान किया, उस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक तो असंवैधानिक है, क्योंकि संविधान में ही यह व्यवस्था है कि 50% से अधिक आरक्षण किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। EWS का आरक्षण अगर 10% बढ़ा तो वो वर्चुअल आरक्षण था। जो जनरल कोटि के लोग थे, जो जनरल कोटि है, उसमें 15% एडजस्ट किया गया था। जाति के नाम पर 15% आरक्षण का बढ़ाया जाना बिहार को बद से बदतर स्थिति में पहुंचाने की व्यवस्था है। चूंकि जब सिर्फ 25% लोग सीट सामान्य छात्रों के लिए बच जाएगी, तो उस स्थिति में यहाँ के 75% मेधा का पलायन होना तय है। और वैसी स्थिति में जहाँ से मेधा का पलायन हो जाएगा, वो राज्य बीमारू से मरणासन हो जाएगा। नीतीश कुमार का यह निर्णय भी उसी तरह का है जैसा निर्णय उन्होंने दारू बंद करके लिया है। दारू बंद करके उन्होंने 15 से 35 वर्ष के वैसे लोगों के साथ अन्याय किया है जो विदेशों में जाकर नौकरी करते थे और अपना जीवन यापन अच्छी तरह से कर पाते थे। आज उन्होंने पूरे बिहार को स्मगलर राज्य में तब्दील कर दिया है और अब बिहार को बीमारू से मरणासन राज्य की तरफ ले जाने वाली उनकी यह घोषणा है। ये बताइए कि मतलब जो 15% जो आरक्षण बढ़ाने का उन्होंने ऐलान किया है, किस मकसद से ऐलान किया है, कुछ इस पे बोलिएगा। उनका एकलौता मकसद वही है जो 1990 में जातिगत द्वेष पैदा करके और वोट पाने की का काम किया गया था। उसी उद्देश्य से इस बार पुनः उन्होंने जातीय आरक्षण करवाया, जातीय जनगणना करवाया है और अब आरक्षण की बात कर रहे हैं सामने चुनाव को रखकर, ताकि इसका चुनावी लाभ लिया जा सके, भले बिहार जहन्नुम में जाए। मैं समझता हूं कल उन्होंने एक और बयान विधानसभा में दिया था। ये इन सभी प्रकरणों को देखते हुए ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार की आत्मचेतना मर चुकी है और वो एल्जाइमर के पेशेंट हो गए हैं, इतना हिपोक्रेट हो गए हैं कि बिहार को बर्बाद करके ही छोड़ेंगे। बिहार के आम आवाम को इसके लिए सामने आना चाहिए और नीतीश कुमार से तत्काल गद्दी खाली करवानी चाहिए। सर, ये बताइए कि जब उन्होंने बिहार को खुद नहीं संभाल पा रहा है, उनका विरोध बिहार में लोग इतना कर रहे हैं, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री 2024 में बन जाएंगे? प्रधानमंत्री तो छोड़िए, मैंने कहा कि मुख्यमंत्री अगर वो रह गए बिहार का 1 साल और, तो बिहार की शुचिता, समृद्धि, शांति, इन अभी उन्होंने जो ये जितनी घोषणाएं की हैं, ये सब बिहार को बर्बाद करने वाली की हैं और निश्चित रूप से वो बिहार की शुचिता, समृद्धि, शांति, इन सभी चीज़ों को खा जाएंगे। मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल, बिल्कुल तत्काल एक राज्यव्यापी आंदोलन करके और गद्दी खाली करवानी चाहिए। बहुत तिगड़म सहा बिहार ने 17 वर्षों में नीतीश कुमार का। अब नीतीश कुमार किसी भी सूरत में बिहार की आम जनता को बर्दाश्त नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा। क्या लगता है कि ये जो जातीय जनगणना हुआ है चुनावी लाभ के लिए हुआ है? जातीय जनगणना का कोई औचित्य ही नहीं है। बड़ी आश्चर्य हुआ मुझे जातीय जनगणना देखकर। जहां लोग रोज सेकुलरिज्म की बात करते हैं, रोज संविधान की बात करते हैं, वैसे लोग अगर जाति, संप्रदाय, रंग, भेद, लिंग के आधार पर चर्चा करते हो तो फिर सेकुलरिज्म बचता कहाँ है? यह तो वो दो मुहा सांप हैं जो एक तरफ से डसते हैं और दूसरे तरफ से अमृत बांटने का झूठा ढिढोरा पीटते हैं। जातीय जनगणना का इकलौता उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ बिहार में जातीय विद्वेष पैदा करना था, इससे अधिक कुछ नहीं था। वे लोग तो कहते हैं कि हम जातिवाद नहीं करते हैं, बीजेपी वाले जातिवाद करते हैं। अब बीजेपी पे वो लोग जो एलिगेशन लगाते हैं, वो हमेशा अल्पसंख्यक की बात करते हैं और पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात करते हैं। वो जाति का नाम वो लेते हैं। मैं समझता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री 140 करोड़
भारतीयों का नाम लेते हैं, और जब वास्तविक सेकुलरिज्म वही है कि हम एक साथ 1,40 करोड़ भारतीयों का नाम लें। जब भी हम हिंदू, मुसलमान, अहीर, भूमियार, कोयरी, कुर्मी, अवधिया, गोंड, तेली, तमोली कर रहे होते हैं, तो उस परिस्थिति में हम स्वयं ही सांप्रदायिक कार्य कर रहे होते हैं, और उसी सांप्रदायिक कार्य को बढ़ावा देकर आज तक 34 वर्षों से बिहार में यह कुशासन चल रहा है, कभी जंगल राज के नाम पर, कभी कुशासन के नाम पर। और अब तो मैं समझता हूं कि एक पागल व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है, बिहार की गद्दी पर बैठा हुआ है, अगर उससे तत्काल बिहार की गद्दी खाली नहीं करवाई गई तो निश्चित रूप से बिहार को इसका बड़ा नुकसान होगा। अच्छा, ये बताइए कि जब मानसून सत्र चल रहा होता है, वहाँ पे पटना में आशा बहनें घेराव करती हैं, उन पे वाटर गैस छोड़ा जाता है, और वाटर गैस छोड़ने के बाद उन्होंने अपने विधानसभा में और विधानमंडल में अनर्गल बयानें देते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहिएगा? नीतीश कुमार एक सेक्स कुंठा से ग्रस्त व्यक्ति का नाम है। पूरी जिंदगी उनके सेक्सुअल संबंधों को लेकर विवाद में रहा है। अब वो चूंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और ऐसी परिस्थिति में लोग उन पर बहुत सी चीज़ों को दबा छुपा के चलते थे, बात नहीं करते थे। नीतीश कुमार कभी महिलाओं का सम्मान नहीं किए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उनकी पत्नी जिस आवास में रहती थी, जिस दिन वो मरी थी, मैं पटना में उपस्थित था और उस आवास पे गया था। वो महिला जिसका पति मुख्यमंत्री था, ये घटना 2007 की है। एक मुख्यमंत्री की पत्नी जिस सादगी से रहती थी और जहां रहती थी, यह बताता है कि नीतीश कुमार शुरू से ही महिला विरोधी रहे हैं, और महिला उत्पीड़न एक तरह से उनके मन मस्तिष्क में बसा हुआ है। नीतीश कुमार तो कहते हैं कि हम महिला सशक्तिकरण का बात करते हैं, महिलाओं को बढ़ावा देते हैं। वह उच्छृंखलता को बढ़ावा देते हैं, वह अश्लीलता को बढ़ावा देते हैं, वह स्मगलिंग को बढ़ावा देते हैं। कहीं से भी महिला को बढ़ावा नहीं देते। अगर महिला को बढ़ावा देते तो जिस अनर्गल शब्दों का प्रयोग कल उन्होंने सदन में, बिहार विधानसभा में किया, वह नहीं किए होते। अगर वो महिलाओं को सम्मान देते तो आपका सवाल था कि आशा कार्यकर्ताओं पर जो बर्बर व्यवहार किया गया, कहीं से भी वो पुरुषार्थ को धन्य धन्य और कृतित्व करने वाला कृत्य नहीं था, बल्कि पुरुषार्थ को शर्मसार करने वाला कृत्य था। वह काम नीतीश कुमार नहीं किए होते। अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती तो नीतीश कुमार सचमुच, नीतीश कुमार के मंत्री यहाँ दुर्गा के बारे में अनाप शनाप बोलकर मंत्रिमंडल में बने नहीं रह सकते थे। दुर्गा शक्ति है, मातृशक्ति है, और एक तरह से महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। और आज से 10 दिन पहले उनका एक मंत्री इतना अनर्गल बयान दिया और उसके बाद भी मंत्रिमंडल में बना हुआ है, उससे कारण परीक्षा तक नहीं किया नीतीश कुमार ने। यह दर्शाता है कि वो महिलाओं के प्रति घोर कुंठित मानसिकता से ग्रस्त हैं, और शुरू से महिला उत्पीड़न, जो अपनी पत्नी तक के साथ उत्पीड़न किया, वह बिहार की महिलाओं के साथ क्या न्याय कर सकता है? जो खुद बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जब वो खुद ऐसा बात बोल रहे हैं तो वो तो विधानसभा सदस्य ही ना है, जो माता दुर्गा पे बात किए थे। सिर्फ विधानसभा सदस्य नहीं है, सत्तारूढ़ दल के विधानसभा सदस्य हैं। उनका संबंध नीतीश कुमार की सरकार में शामिल दल के साथ है, और उन्होंने जो किया है, मैं समझता हूं कि अगर वो मेरे सामने, उनको बहुत शास्त्रार्थ का शौक था, मेरे सामने बैठ के करते तो फिर जीवन में कभी किसी से शास्त्रार्थ करने की नहीं सोचते। इतना गलत बयान उन्होंने दिया और उस पर खेद तक नहीं जता पाए नीतीश कुमार। यह नीतीश कुमार जी के महिला विरोधी होने का, महिलाओं को उत्पीड़ित करने वाला व्यक्ति होने का द्योतक है। काफी जाने माने अधिवक्ता हैं और ये काफी चर्चा में बने रहते हैं, तो हमको लगा कि इस बयान पे हमें बात करना चाहिए। अधिवक्ता जी से, राकेश जी से हमको बात करना चाहिए, और इनका बात मुझे बहुत अच्छा लगा। यही नीतीश कुमार जी हैं, और इन्हीं के पार्टी के लोग हैं कि कभी माता दुर्गा पे बयान देते हैं, अनर्गल बयान देते हैं, तो कभी महिला पे बयान देते हैं। वो नीतीश कुमार जी हैं, कभी महिलाएं पे अनर्गल बयान देते हैं, तो उनके पार्टी के लोग हैं कभी देवी देवताओं और कभी रामचरितमानस पे अनर्गल बयान देते हैं, लेकिन उन लोगों पे किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।